तो आवाज अड्डा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और महाराष्ट्र में महाफैसला आ चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज। महाराष्ट्र में जिस फैसले का सबको इंतजार था वो अब सामने है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट की दलील को खारिज करते हुए शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बता दिया है। इसके साथ ही स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य नहीं माना है। स्पीकर ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के असली नेता हैं और वो नियमों के तहत पार्टी के नेता बने हैं। स्पीकर ने शिवसेना के 1999 वाले संविधान को ही आधार माना है। स्पीकर ने कहा है कि 2018 का नेतृत्व शिवसेना संविधान के मुताबिक नहीं था। उद्धव गुट की शिवसेना ने स्पीकर के फैसले को मैच फिक्सिंग करार दिया है और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। स्पीकर के फैसले का क्या होगा राजनीतिक असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव पांडे, जो आज स्टूडियोज में ही हैं। आपका स्वागत है। शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, उद्धव गुट की शिवसेना के नेता किशोर तिवारी, शरद पवार गुट की एनसीपी के प्रवक्ता महेश चौहान और राजनीतिक विश्लेषक तुलसीदास भोईटे साहब और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा बड़ी है इसलिए मेहमान भी ज़्यादा हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो चूंकि ये फैसला आ चुका है, मैं अपने सभी मेहमानों से एक एक करके उनकी प्रथम टिप्पणी ले लेता हूं कि वो क्या मानते हैं इस फैसले को और कैसे करते हैं। अब चूंकि ये फैसला आया है उद्धव गुट के खिलाफ, तो सबसे पहले किशोर तिवारी जी आपकी ही प्रतिक्रिया लेता हूं। क्या कहेंगे आप इस फैसले पे, क्योंकि करीब 1200 पेज का ये फैसला था। नार्वेकर साहब ने पढ़कर सुनाया, किस आधार पे उन्होंने ये फैसला लिया वो भी उन्होंने बताया। क्या संविधान था पार्टी का, उस लिहाज पे फैसला लिया गया है, अपडेटेड था नहीं था, अब इस पर आपका क्या कहना है? ये तो विपिन होना ही था और हमने तो पहले ही बोल दिया था। मैच पूरी फिक्स हो चुकी है। राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगा चुके थे। और आप मुझे बताइए विपिन, जिस संविधान के अगेंस्ट हमारे एबी फॉर्म चलते थे, सारा कम्युनिकेशन इलेक्शन कमीशन उद्धव ठाकरे जी से करता था, वही संविधान इनको मिल नहीं रहा। अभी इलेक्शन कमीशन पे 99 का संविधान है। मुझे एक बताइए कि इलेक्शन कमीशन फिर हमको कम्युनिकेट कैसा करता था, हमें रिकॉग्नाइज कैसा किया था? और हमारे यही एकनाथ शिंदे हमारे उद्धव जी के साइन किया हुआ एबी फॉर्म लेके चुन के आए थे। यही बात जब इलेक्शन कमीशन ने निर्णय दिया तभी हमने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन आज है ना, उसका आधार बनाया उसने और वही बात बार बार कही। पर राहुल नार्वेकर ने एक चीज कही जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से डिफर करती है, वो है उनके भरत गोगावले जी को ये बनाना, विप बनाना। जबकि विप हमारे सुनील जी थे और उनको विपिन माना भी था। तो अब ये मुद्दा ऐसा है विपिन जी, मैं बताता हूं कि ये 1995 के अंदर शेड्यूल 10 के अंदर ये सब अमेंडमेंट आई थी। राजू जी अच्छे से जानते हैं कि नेक और पाक साफ राजनीति हो, पैसे के लालच में या और कुछ लालच के अंदर, सत्ता के लालच के अंदर विधायक इधर उधर न जाए, इसके लिए बनाया हुआ कानून था। विधायक बोलो, सांसद बोलो, लेकिन ये इसके शेड्यूल 10 का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अब ये सभी जगह हुआ, लेकिन आप देखो राहुल नार्वेकर ने 2 साल लगा दिए। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने उनको डेडलाइन दी, उस डेडलाइन के आखिरी में इसने निर्णय लिया। इतना पढ़ा, उसके अंदर फिर क्या हो गया, वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को भी रद्द कर दिया, इस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को भी रद्द कर दिया। अब एकनाथ शिंदे को जब उन्होंने फाइनल माना था तो एकनाथ शिंदे के हिसाब से हम बगावत करें तो हमें क्यों नहीं रद्द किया? देखिए, यह सब एकनाथ शिंदे वगैरह का अस्तित्व यह बीजेपी ने खड़ा किया हुआ है। और राहुल नार्वेकर तो 4 पार्टियां खुद बदल के आए हैं और राहुल नार्वेकर से हम क्या इंटीग्रिटी की बात करें। लेकिन राहुल नार्वेकर ने जो इंग्लिश में इतना बार पढ़ा, इतना बड़ा
झूठ बोल रहे थे, इसलिए उनको प्यास लग रही थी, पानी पी पी के बोला। ठीक है, और ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, आपने पॉइंट्स रख दिए, आपने पॉइंट्स रख दिए। कृष्णा हेगड़े मेरे साथ शिवसेना शिंदे गुट के, अब मैं उनसे उनकी राय ले लेता हूं। हेगड़े साहब ये कह रहे हैं ये फिक्स मैच था। ये इनके लिए सब फिक्स मैच है। ये सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे को भरोसा नहीं करते, इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को भरोसा नहीं करते, सम्मान्य स्पीकर जी के डिसीजन पे भरोसा नहीं करते, खुद के पार्टी के संविधान पे भरोसा नहीं करते। अभी इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये कह रहे थे अभी सरासर मेरे मित्र कि 2 साल लगा है डिसीजन लेने के लिए। भाई सरकार 1.25 साल से है तिवारी जी। चलिए आपने हमको ज्यादा मुद्दत दे दिया, अच्छा है, वो भी हम पूरा कर लेंगे और 2024 में वापस भी आएंगे। आप मेरे मित्र है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी में पार्टी फूटी या ऐसा नहीं फूटी उन्होंने बोलो। ये किया है कि पूरा अरे तुम मनमानी। पहले कहाँ थे? तुम उद्धव जी के साथ थे, अरे आप अब भी तो एकनाथ बीजेपी शिंदे में के थे साथ ना चले मेरे गए। भाई, आप भी तो बीजेपी में थे, क्यों खाली फुकट बोल रहे हो? आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हो। तो तो ऐसा अरे है यार, ये कि राहुल देखिए नार्वेकर आपकी कहाँ कहाँ थे ये तुमको मालूम है ना? नहीं उनकी नहीं पूरी मुझे चक्री बता दो तुम मेरे को, 4 पार्टी वाली चक्री। नहीं नहीं जान दो अभी अरे किसी कितने का फर्जी, चक्री। कितना फर्जी वो है ये हमारे राहुल सम्मान्य नार्वेकर। स्पीकर है, नहीं वो सही आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। उनके ससुर जी भी आमदार थे, वो भी स्पीकर थे। राहुल नार्वेकर जी भी स्पीकर है। अच्छा है, एक युवा नेतृत्व महाराष्ट्र में उभर के आ रहा है, उसको हम ऑर्डर उसकी कहाँ दाद से देनी बन के आई चाहिए। थी? ओ नहीं, मुझे दूसरी बात बताओ, यह है, ऑर्डर नहीं कहाँ नहीं, से बन के आई थी? ऑर्डर किसने लिखी? क्योंकि नहीं वो उनको आपके तो घर पे कहाँ क्या लिखी थी, लिखा यही आपको मालूम जैसे नहीं था। चाहिए, आपको जैसे सिंपैथी चाहिए ना, वो हिसाब से हमने लिख के आया ऑर्डर, आपको सिंपैथी मिले इसके लिए। तो अरे मेरा यार, बोलने का मतलब ये है कि विपिन जी ये बाप जो चोर है, पार्टी या अलग ही बाप चोर देखिए पार्टी वापस निकली। ये अरे किशोर तिवारी जी पूरा का क्या एक पूरा बाप नहीं स्टाइल नहीं, चोर है। उनकी पार्टी सुन है। लेते हैं, ये सुन लेते हैं। अभी देखिए मैंने तो सबसे कहा था अपनी अपनी टिप्पणी कर दे, सुन लेते हैं हाँ वो क्या कह रहे हैं। देख क्या है, देखो बच्चा रोते रहेगा, वो बोलेगा मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। किशोर जी का और उनका पार्टी का वो हालत हो गया है, हर बार रोते रहते हैं इन लोग। संजय राउत 1.25 साल से रो रहे हैं, सुबह उठ के 10 बजे। क्या करें अभी हम उनको भी सीरियसली नहीं लेते। सामना में क्या क्या लिखते हैं, अभी तो लिखे दे 23 सीट तो हम लेके जाएंगे। कांग्रेस बेचारे सोच रहे थे क्या करो इनका, 3-4 पार्टी का प्रवक्ता बनते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है इनका। अभी ऐसा है, सीरियसली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मेजोरिटी है, हमारे पास 67% जो है एमएलए है, 75% एमपीज है, हमारे पास पूरी मेजोरिटी पार्टी में है, हमारे पास पूरी मेजोरिटी हाउस में है। 210 से लेके 220 विधायक तक हमारे पास है। तो हम हमारी सरकार को कभी खतरा नहीं थी। हम सिर्फ हमारे सम्मानीय स्पीकर जी के जो डिसीजन था, जो मेरिट पे उन्होंने दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। हम 1.25 साल से लोकहित और जनहित में काम कर रहे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे। अजित 2019 पवार में भी बहुत हमने नाराज हो गए, नरेंद्र उसके मोदी जी बारे के में बोलो नेतृत्व ना। में लड़ा। अजित पवार और जो आज नाराज हो गए और उद्धव जी भी हमारे साथ थे। वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे लोगों से वोट मांगे। अभी उनका कांग्रेसीकरण हो गया तिवारी जी, आपका कांग्रेसीकरण हो गया है। इसके लिए आप कांग्रेस की भाषा बोलते, तो अभी कांग्रेस की भाषा मत बोलिए और अंदर अंदर अरे आप वो 23 अजित सीट, पवार 25 नाराज हो सीट, गया। ठीक है, ये जैसे क्या कि फिर थोड़ा इंडिविजुअल पवार डिस्कशन नाराज में और भी मेहमानों को अजित शामिल पवार करता हूँ। नाराज राजीव हो जी जी जी, आता हूँ आप लोगों के पास। राजीव पांडे मेरे साथ हैं यहाँ पर। तो देखिए एक वार तकरार की बात अलग है, लेकिन पांडे जी आप बड़े अधिवक्ता भी हैं, कानून को जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ तिवारी जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। तिवारी जी ने यह बहुत सारी बातें कही कि संविधान को माना नहीं, ये नहीं किया, हमने तो दे दिया था। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझना चाहूंगा आपसे, क्या हुआ? देखिए हमारे मित्र विराज जी बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो विराज जी तो बैठे हैं एज ए लॉयर ही। मैं बोलूंगा तो लीगल बात करूंगा। उनके पास भी नहीं, नहीं, जाऊंगा, मैं लेकिन कुछ चूंकि आप पार्टी मैं से बता जुड़े रहा हैं हूं। इसलिए, देखिए हाँ। ऐसा है, इश्यू सिंपल है कि ये कह रहे हैं कि किस आधार पे हमको इलेक्शन लड़ाते थे तिवारी जी। तो 1999 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, या तो आप प्रूफ कर देते कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन 2018 वाला भी हमने दिया हुआ था, क्योंकि जब आप कुछ भेजते हैं तो कोई ना कोई प्रूफ तो होता है ना। हम एक नोटिस भी भेजते हैं कोर्ट में, तो उसका सर्विस एफिडेविट। देखिए तिवारी जी बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या बोलना है लीगली। मैं आपको एक बात बताता हूं विपिन जी, ये जो जजमेंट है, जितना उन्होंने पढ़ा है ऑनरेबल स्पीकर ने, बेस्ड ऑन द साउंड फुटिंग ऑफ लॉ,
कि उन्होंने किस आधार पे किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दो संविधान बीच में आ जाए तो आपको उसी संविधान को मानना है जो ईसीआई में रजिस्टर्ड है। आप कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी था? जी, अब ईसीआई में इन्होंने 2018 वाला संविधान, तिवारी जी उस समय लगता है एडवाइस नहीं कर रहे थे अपने पार्टी को, या इनके लॉयर ने नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं। इसके बाद उसका स्ट्रक्चर की बात हुई कि कौन लीडर है पक्ष। इन्होंने 2018 में, देखिए सबसे पहले तो जो इन्होंने 18 में संविधान बनाने की कोशिश की वो एंटी डेमोक्रेटिक था। उन्होंने क्या कहा कि जो पक्ष प्रमुख कहेंगे वही होगा। इसमें ऐसा नहीं था 99 में। तो मेरा मानना है जो आज का जो जजमेंट है, कल को अगर ये टेस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो देश के डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। विपिन जी मैं बताता हूं कैसे। ये जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज जो है ना, कि एक आदमी की पार्टी, मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भतीजा, मेरा साला, मेरा बहनोई, ऐसी पार्टियों में जब जो कैडर है उसको लगे कि मेरी जो पार्टी है वो आइडियोलॉजिकली इस मेरे विषय से दूर जा रही है, तो लोग मिलकर के अपने नेता को उठा करके फेंक देंगे। जो साबित हुआ है शिवसेना के केस में। आज क्या हुआ है, आज शिवसेना के केस में अभी हेगड़े जी बता रहे थे 67% एमएलए ने कहा कि हमारा जो नेता है वो गलत दिशा में जा रहा है, हम नहीं मानेंगे नेता की बात। तो ये डेमोक्रेटिक है या ये, मैं नेता हूं, भले ही मैं चारा चोर में कन्विक्टेड हूं, लालू प्रसाद की बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि पार्टी मेरी है, मैं चारा चोर कन्विक्टेड 4 केस में मैं तय करूंगा कि कौन बनेगा नेता। मेरे हिसाब से ये जो हुई है घटना, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना है कि इस आधार पर जो, बीच में मत बोलिए, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, तो मैं नहीं करता। मैं, मेरा तिवारी जी आप मेरे सम्मानीय है, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आज हुआ है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा परिवार है, मेरा जात है, मेरा दामाद है, दामाद चोरी करेगा उसको ले लूंगा। आज क्या हुआ है कि 67% एमएलए क्यों आपको छोड़ दिए, 75% एमपी क्यों छोड़ दिया आपको। यहीं पर मुंबई में 85 सीटें जीते। अरे बीच में मत बोलो, डिस्टर्ब कर रहे हो, टाइम खराब मत करो, शो में कुछ बात कर रहा हूं। आप इतने सीनियर आदमी हैं, मैं कुछ कह रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब। मैं क्या कह रहा हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी को जो लीडरशिप है उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ कि हमारे 67% एमएलए चले गए, क्या हुआ कि हमारे 75% एमपी चले गए। इसी शहर में 85 और 84 थे, बीजेपी सब अलग चुनाव लड़े थे, शिवसेना 85 थी और हम 1-2 सीट नीचे थे, 82 थे, 84 82। इस 85 में से 50 के करीब तो कृष्णा हेगड़े जी के साथ चले गए। क्या कारण है, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो एक लास्ट लाइन, जब पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी होती है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां बैठा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारी जो आइडियोलॉजी है अगर हम उससे भटकेंगे तो जनता क्वेश्चन कर सकती है, नेता क्वेश्चन। इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में जो 90s 47 50 से था वो हम आज भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस 3-4 काम हो गया, 3-4-5 काम और है, फिर हम नया लाएंगे। जी हम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, और ये जो एमएलए का नंबर उन्होंने अभी बताया है कृष्णा हेगड़े जी, ये आधार है। और 1990 का संविधान ईसीआई में रजिस्टर था और पूरा जजमेंट मैं एज ए लॉयर कह रहा हूं, जरा प्रवचन थोड़ा कंप्लीटली बेस्ड ऑन साउंड लीगल फुटिंग। ठीक है, एक क्विक आपका रिएक्शन इस पर तिवारी जी। नहीं, ये देखो 67% क्या 97% भी चले जाते थे। अब मुझे पता यही एक बात है ना, चक्की पीसिंग और अजित पवार जी कितने नहीं, छोड़ो ये सब, नहीं मैं मजाक की बात नहीं, आप स्वयं सेवक भी रहे, पूरा बोलने दो। अरे आप है ना राजीव जी, आप इसको नैतिकता की बात कर रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ तिवारी जी। अरे नहीं, कृष्णा जी, अरे कृष्णा जी बोलने दीजिए, ठीक है। अरे भाई जरा एक चुनाव ले लो, नागपुर के अपना चंद्रपुर का चुनाव ले लो, पुणे का चुनाव ले लो, बंबई का चुनाव ले लो, तुम जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल बापचोर ओरिजिनल, उनकी क्या हाल होंगे मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र वाली बात ठीक है, लेकिन अभी की बात कर रहे हैं तो हम आज ही पे थोड़ा रहे, उस पर भी आएंगे कि आगे क्या होगा, इन सब का क्या रिपरकशन निकलेगा, जनता तो देख रही है। नहीं विपिन, मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, राहुल नार्वेकर जी ने आज संविधान का गला घोटा है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, यह बात हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे। उन्होंने भरत गोगावले को व्हीप बनाने के बाद ही मामला बदला है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट में ये सही नहीं हुआ और आप इसको सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज करेंगे, तो मैं
अब अपने अन्य मेहमानों के पास जाता हूं, क्योंकि बार बार इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज आ रही है। विराग गुप्ता जी, आज जो हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये हुआ कि भाई यहाँ पर स्पीकर साहब इसका फैसला करेंगे। उन्होंने पार्टी के संविधान को आधार बनाया, संविधान कौन सा था, अपडेटेड कौन सा था, वो दलीलें रखी और अपना फैसला दिया, और अब ये फिर रुख करेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। आप ये हमें समझाएं। देखिए, जो पांडे जी ने सारी बातें बोली हैं, पांडे जी विद्वान अधिवक्ता हैं और चूंकि पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरवल में आके रुक गए। इंटरवल के बाद की बात मैं थोड़ी सी उसमें जोड़ता हूं। जहां तक उन्होंने बात बोली है, मैं सहमत हूं कि ऐतिहासिक फैसला हो सकता है राजनीतिक दलों के लिहाज से, लेकिन जब वो सिर्फ व्यक्ति और आइडियोलॉजी में रुक जाते हैं तो बात उससे आगे है। क्योंकि हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल जो पार्टीज हैं वो भी हो सकता है कि पूरे हाईकमान बेस्ड हों। तो जो पूरा मसला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत, 10वीं शेड्यूल के तहत, लोकतंत्र के तहत, कि पार्टियों का आंतरिक संगठन मजबूत हो, उसमें निर्णय प्रणाली कलेक्टिव हो और उसमें पारदर्शिता हो और चुनाव आयोग रेगुलेटर के तौर पर काम करे। और इन सारे टेस्ट में शिवसेना गुट शिवसेना जो है वो पूरी तरह से विफल हुई है। ये इस पूरे फैसले का एक पक्ष है। दूसरा ये है कि जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से हो रहा है, उसमें यह बात समझने की जरूरत है कि जो संविधान का जो दल बदल विरोधी कानून जो है वो पूरी तरह से विफल हो गया है और उसे दफन करने की जरूरत है। उस अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। तीसरी बात कि जिसकी सरकार बन जाती है उसके साथ पूरा सिस्टम बन जाता है और उसी के पास कानून का अधिकार हो जाता है। वो स्पीकर भी उसी का हो जाता है, व्हिप भी उसी के पास हो जाता है और पुलिस प्रशासन भी उसी के अनुरूप काम करने लगता है। ये उस समय के घटनाक्रम बता रहा है। चौथी सबसे जो जरूरी बात है कि स्पीकर का फैसला एक लिहाज से बड़ा अद्भुत है कि दोनों पक्षों में से कोई पक्ष का विधायक डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो उन्होंने संतुलन के नाते, जिस तरीके से अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया था और जिसमें उन्होंने बोला था कि 3 पक्षों में जमीन बांट दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपका संतुलन ठीक हो लेकिन कानून के लिहाज से ठीक नहीं है। तो या तो उद्धव गुट के जो विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था या शिंदे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था। लेकिन स्पीकर चूंकि एक नैतिक दबाव में थे और वो कुछ गलत फैसला हो सकता है कर रहे हों, इसलिए उन्होंने जो उद्धव गुट के विधायकों को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। उसकी वजह से ये जो पूरा फैसला है राजनीतिक ज्यादा है और इसमें कानूनी बारीकियां कम हैं। जी ठीक है। और एक और जरूरी बात कि जब चुनाव आयोग पिछले साल चुनाव आयोग ने जब फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उन दोनों फैसलों के बाद इस पूरी जो स्पीकर के फैसले की जो एक बुनियाद है वो पहले से तैयार हो गई थी। ठीक है। एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं। विराज जी, आपने कहा कि दोनों में से एक का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए था। मेरे हिसाब से उसके पीछे जो उन्होंने कारण बताया है, जो मैंने सुना है कि जो व्हिप गोगावले जी का था, जो आज हैं, वो उन लोगों को, जिन लोगों के खिलाफ जो अभी शिवसेना यूबीटी के साथ थे, उनको वो व्हिप पहुंचा नहीं, तो उन्होंने कोई व्हिप का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए इस आधार पर उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। अगर आज एक सिचुएशन ऐसी आए विधानसभा में जिसमें व्हिप जारी होगा शिवसेना से, अगर उस समय कोई व्यक्ति उस व्हिप का उल्लंघन करेगा तो हो सकता है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, आगे इसको चर्चा में लेकर आते हैं। लेकिन अब मैं और 2 मेहमान यहाँ बैठे हैं, उनसे भी उनका एक बार रिएक्शन ले लेता हूं। महेश चौहान साहब एनसीपी शरद पवार से हमारे साथ है। चौहान साहब, आपका इस फैसले पे क्या कहना है? कार्यक्रम की जब शुरुआत कर रहे थे तो पवार साहब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन मैं उसे सुन नहीं पाया। विपिन जी, मैं भी कुछ डिबेट में बैठा था। मैं भी अनफॉर्चुनेटली शरद पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन नहीं पाया, लेकिन मैंने फैसला जरूर सुना विधानसभा अध्यक्ष का, और मुझे कुछ टिप्पणी इस तरीके से करनी है इस पर कि जिस आधार पर, मतलब उन्होंने ये कहा कि 2018 में संशोधित संविधान की कॉपी चुनाव आयोग के पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये माना कि उद्धव जी जो संशोधन किया गया और उनको पक्ष प्रमुख बनाया गया, वो पक्ष प्रमुख थे ही नहीं, क्योंकि 1999 की संविधान की कॉपी चुनाव आयोग के पास है। तो वो अगर पक्ष प्रमुख थे ही नहीं तो उनको अधिकारी नहीं बनता एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को है कि पक्ष प्रमुख नहीं थे या पक्ष प्रमुख ये फैसला नहीं कर सकता कि वो किसी को निष्कासित करे, वो पार्टी फैसला करेगी, शायद ये अंतर है। मैं अगर कोई करेक्ट करना चाहे तो मुझे कर सकता है यहाँ पे।
नहीं, मुझे यही बोलना है कि अगर पक्ष प्रमुख या पार्टी, अगर व्हीप फ्लोर लीडर कौन तय करता है, पार्टी और पक्ष प्रमुख करते हैं, ठीक है। तो ये कहना इनका ये है कि पक्ष प्रमुख ने जो व्हीप मतलब चुना था, सुनील प्रभु जी हो या अनिल परब जी हो, वो थे ही नहीं वैलिड, क्योंकि ये पक्ष प्रमुख थे ही नहीं, क्योंकि इनकी संशोधित संविधान की कॉपी चुनाव आयोग के पास नहीं थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक मिनट के लिए मानते हैं कि जो राहुल नार्वेकर जी ने कहा वो अगर सही है, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट्स भी बैठे, वो भी उनकी राय रख सकते हैं कि अगर वो नहीं बना सकते किसी को व्हीप, तो फिर उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब और उनके साथ जो 40 विधायक गए, उनको एबी फॉर्म कैसे इशू किए, और अगर वो एबी फॉर्म इशू किए वो इलीगल है, तो फिर ये सब विधायक इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे जी सब इसके सब इलीगल होते हैं। तो इस पर राहुल नार्वेकर जी ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। तो ये अगर सब विधायक ही इलीगल है, तो भरत गोगावले जी को वो व्हिप कैसे बना सकते, वो भी इलीगल हो गए। तो अगर ये इनकी बाजू अगर गलत है, तो एट द सेम टाइम इनको भी तो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, सभी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो फिर ये इनकी सरकार, इनके विधायक ये लीगल कैसे हुए, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। जी ठीक है, यहाँ कुछ कहना चाह रहे थे पांडे साहब आप? नहीं, मैं केवल एक कह रहा हूं, महेश जी जो कह रहे हैं ना, एबी फॉर्म बांटना, ये सारी बातें वहां होती है महेश जी जहां पर ना डिस्प्यूट खड़ा होता है। जिस समय, इसीलिए उन्होंने ये कहा है अपने जजमेंट में कि जिस समय सरकार बनी उस समय वो हेड थे, लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं था कि किसी को हटा दे, क्योंकि उन्होंने जो भी बनाया था, मुझे आप बताइए, वैसे आप भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, वो पवार प्राइवेट लिमिटेड जो था, अभी देखिए अभी आइडियोलॉजिकली उन्होंने, अजीत पवार जी ने छोड़ दिया। मेरा एक कहना है कि उन्होंने जो अमेंडमेंट किया कि पक्ष प्रमुख जो चाहेगा वो होगा, क्या आपको डेमोक्रेटिक लगता है? और वो अमेंडमेंट में उन्होंने ईसीआई को दिया भी नहीं। तो जहां पर डिस्प्यूट नहीं होता है वहां एक क्वेश्चन नहीं आता। आज जब डिस्प्यूट हुआ तो फिर आप कोर्ट तक जाते हैं कि कौन सा संविधान, कौन सी प्रतिनिधि सभा, कौन सी कार्यकारिणी, इन सब पर जजमेंट लेते हुए इस नतीजे पर पहुंचा गया कि आप 1999 का संविधान था और उस संविधान के हिसाब से उद्धव जी को यह अधिकार नहीं था कि वो किसी अपने लीडर को हटा दे या रख ले। हो सकता है कि एक पूरी जो कमिटी होती उसके पास अधिकार होता। अभी तो पूरा जजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चौहान साहब इस पे रेट कर दीजिए, फिर देखता हूं, आगे जाता हूं। हाँ, ये 2 पॉइंट्स है, मैं वही कह रहा हूँ जी, आपके पास भी आ रहा हूं, मुझे भी समझनी है वो चीज। जी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उद्धव जी को किसी को हटाने की ताकत नहीं है या उनको हटाने का अधिकार नहीं है, तो उनको किसी को एबी फॉर्म देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने एबी फॉर्म दिए हैं तो उस समय ये भी मॉनिटर करना चाहिए था चुनाव आयोग ने कि अरे आप तो पक्ष प्रमुख है ही नहीं, आपकी संशोधित संविधान की कॉपी हमारे पास है ही नहीं, आप कैसे दे सकते हो एबी फॉर्म इनको। और अगर आपने एबी फॉर्म दिए हैं तो वो गलत है, वो इलीगल है। तो अभी जो शिंदे साहब और उनके साथ जितने भी विधायक है वो सभी के सभी इलीगल है, ये मेरा कहना है, ये मेरा सोचना है। और दूसरी बात विपिन जी, हाँ, अभी इन्होंने जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के बारे में बात की, अभी इनके साथ बीजेपी के साथ जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियोलॉजी भी फिर बात करूंगा मैं। आइडियोलॉजी ये कि मैं ना एक उसमें उदाहरण देता हूं कि ना हम किसी को खाने देंगे ना मैं खुद खाऊंगा, ये उनका ब्रीद वाक्य था। उन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप किया खुद प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार जी के ऊपर सिंचाई घोटे में। आप उनका संक्षेप में उत्तर दे दीजिए। नहीं ठीक है, क्योंकि अभी फिर वो डिबेट का ना रास्ता भटक जाएगा। आपने एबी फॉर्म की बात की, मैं जा रहा हूं एक बार विराग गुप्ता साहब के पास। क्या आप दर्शकों को बता पाएंगे कि ये एबी फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। देखिए विपिन जी, 2-3 बातें हैं कि जो एटी फॉर्म वाली बात बोल रहे हैं कि जब जो चुनाव चिन्ह जो लोगों को आवंटित होते हैं और अधिकृत व्यक्ति कौन है, जब कोई भी डिस्प्यूट पार्टी में नहीं हो तो उसमें वो हेड थे, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। जो स्पीकर के सामने मामला ये था कि 1999 के कानून में, संविधान में जो बदलाव उन्होंने करके 2018 के संविधान को बनाया और वो चुनाव आयोग के पास नहीं था। अब इसमें प्रश्न एक है कि संविधान था 2018 का, इस पर कोई चुनौती नहीं दे रहा है न शिंदे गुट न उनके विधायक। तो प्रश्न इस बात का है कि उस संविधान को जब बनाया गया था, जिसको कि डिक्टेटरशिप वाला बताया जा रहा है, तो उस संविधान को बनाते समय, संशोधन करते समय शिंदे गुट और उनके विधायकों ने आपत्ति क्यों नहीं की थी? और अगर वो उसमें सहमत थे
तो भले ही चुनाव आयोग के पास नहीं रहा हो, लेकिन जो लोग उस संशोधन से सहमत थे और उन्होंने विरोध नहीं किया था, तो बाद में उस बात का विरोध नहीं कर सकते हैं, वो उनके लिए एडमिटेड फैक्ट है। ये एक बात है। दूसरी बात, जो एनसीपी के जो प्रवक्ता जो बात बोल रहे थे, मोटे तौर पर स्पीकर ने 3 आधार पर इसमें बातें कही, अपना फैसला दिया है कि पहला, अनुशासनहीनता के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात कि उन्होंने बोला है कि जो ये 2018 का संविधान है ये लागू नहीं होता है। तीसरी बात, उन्होंने विप के बारे में बोला है कि जो नया विप है वो नए विप को उन्होंने मान्यता दी है। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संविधान भले ही चुनाव आयोग के पास वो नहीं था, लेकिन इन सारे विधायकों के पास, शिंदे गुट के पास था, तो क्या वो उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू है। ठीक है, इस पे आएंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा इसके पॉलिटिकल फॉल आउट पे बात करना चाहता हूं। तुलसीदास जी, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा लेट आ रहा हूं आपके पास, लेकिन टेक्निकल चीजें भी बात करना और डिस्कस करना जरूरी थी। अब मुझे बताइए कि ये तो घट गया, हम बात करते रहेंगे इस पर कि वो क्या सही है टेक्निकली, क्या संविधान के हिसाब से है, क्या नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा? देखिए, साफ तौर पे एक बात तो होगी, अगर भले ही अध्यक्ष जी ने आज अपना फैसला सुनाते समय एक राजनेता के तौर पे कर्तव्य निभाया, और उसके साथ ही जब उनको याद रहा तो अध्यक्ष तौर पे भी उन्होंने एक फैसला सुनाया, इसलिए किसी को उन्होंने अपात्र घोषित नहीं किया। इसमें और एक बात छोटी सी एक मैं सिर्फ जोड़ना चाहूंगा कि जिस संविधान की बातें कर रहे हैं उसमें महान जो मुख्य नेता का पद है, जो एकनाथ शिंदे का पद बताया गया, और उसके कारण उन्होंने भी एक अपॉइंट कर दिया, उसका भी कोई संविधान में कोई जगह नहीं है। फिर भी आगे की अगर राजनीतिक बात करें इसमें, क्योंकि टेक्निकल खामियां तो काफी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में उजागर होगी, उसके लिए कानूनी भी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन आम लोगों पे क्या असर होगा? देखिए, भले ही अध्यक्ष जी ने पार्टी के तौर पे विधायक दल को ही पार्टी मान लिया हो, लेकिन आम लोगों में जो पार्टी रहती है वो कार्यकर्ताओं की रहती है और स्थानीय पदाधिकारी की रहती है। आगे जाकर ये देखना होगा क्या, देखिए इसमें तो होगा जो फेंस पे बैठे हुए नेता या विधायक उद्धव ठाकरे के साथ जो रहेंगे वो यहां से वहां जाएंगे तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि देखिए तीर कमान जो निशानी है, अब वो कम से कम लोकसभा के समय तक उनके साथ रहेगी, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने जल्दी फैसला आएगा इस बारे में इसके कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता, उस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा। तो वो तो चले जाएंगे, जिनको तीर कमान पे लड़ना है या जिनको कमल के साथ रहना है वो भी वहां जा सकते हैं। लेकिन आम वोटरों की अगर बात करें तो शिवसेना का जो वोटर है जिसके प्रतिबद्धता, आज की बात करता हूं, कोल्हापुर में आदित्य ठाकरे गए थे, यहाँ पे टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हम लोग दिखा रहे थे मराठी चैनल पे। उसी समय कोल्हापुर में आदित्य ठाकरे की सभा में जो भीड़ थी, वहां पे जो लोगों का उनको रिस्पॉन्स आ रहा था, देखिए मैं नेताओं की बातों पे नहीं जाता, लेकिन आम लोगों से सामने जो उसमें भीड़ थी उनसे जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि अब भी आम मराठी लोगों के हृदय में शिवसेना पूरी तरह से शिंदे वाली नहीं है। भले ही चुनाव आयोग के बाद अब विधानसभा के अध्यक्ष ने वो फैसला सुनाया हो, और लोगों में जब जाएंगे वोट मांगने के लिए तब एक इमोशनल बात जरूर होगी। भले ही अभी कृष्णा हेगड़े जी ने कुछ समय पहले एक बात कही कि उद्धव ठाकरे भी हमारे साथ थे, ऐसा एक उन्होंने बात कही, तो वो जो बात है उनकी, उसको मैं हंसी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि आम लोगों के लिए वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ थे। आम लोगों के दिल से शिवसेना ने ठाकरे निकालना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि राजू जी की एक बात से मैं सहमति रखता हूं कि लोकतंत्र को, अगर लोग पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को ध्यान में रखा जाए, तो अध्यक्ष महोदय ने जो टिप्पणी की है वो काफी अच्छी है कि सिर्फ एक नेता यानी पूरी पार्टी नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा कि विधायक दल या संसद का दल यानी पार्टी नहीं है, वैसे ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कृष्णा जी, वोइटे साहब एक सवाल उठा रहे कि ठीक है ये टेक्निकल जीत हो गई पार्टी की, शिवसेना आपके पास है, आपकी शिवसेना असली शिवसेना है, लेकिन एक लड़ाई ग्राउंड पे भी लड़नी है, लोगों के बीच भी लड़नी है, वहां पे क्या करेंगे? नहीं, वोइटे जी हमारे सम्मान्य मित्र भी है और वरिष्ठ पत्रकार भी है, बहुत सम्मान करता हूं उनका। लेकिन मैंने जब कहा कि उद्धव जी हमारे साथ थे, मैंने ये मतलब से कहा कि उद्धव जी हमारे आइडियोलॉजी के साथ थे, बाला साहब के आइडियोलॉजी के साथ थे, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर चल रहे थे, और साथ में हम महाराष्ट्र में लोगों के पास गए थे मतदान मांगने के लिए। अब
वो अलग हो गए हैं, वो अब कांग्रेस के साथ है, और 2024 में फिर से जाके कांग्रेस के साथ मतदान मांगना और कहना कि मैं एक हिंदू नेता हूँ, मैं बाला साहेब के विचारों पर चल रहा हूँ, वही हिंदू हृदय सम्राट सम्मान्य जरा मैं बाला जवाब साहेब ठाकरे दूंगा। जी, जिन्होंने कहा जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। तो अभी उद्धव जी ने कांग्रेस का ऑलमोस्ट दुकान बंद हो गया था विपिन जी महाराष्ट्र में, थोड़े मैं ऐड कर लूं। हाँ जी, मैं आऊंगा आपके पास। वो अभी कांग्रेस का दुकान खुला करने के लिए जा रहे हैं, और वो भी वहां पर भी इतना डिस्प्यूट है कि उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे 23 सीट चाहिए, कांग्रेस कह रहे हैं हमको 23 सीट चाहिए, राष्ट्रवादी कह रहे हैं हमको कितना सीट चाहिए मुझे पता नहीं। महाराष्ट्र में मुझे लगता है 48 सीट से 80 सीट नहीं है, तो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक बात ठीक है कि हम जो है बाला साहेब के आइडियोलॉजी लेकर नरेंद्र मोदी जी को हमारा नेता मानकर उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम 2024 में महाराष्ट्र की जनता के सामने जाएंगे, और एक काम करने वाली सरकार जो 24 घंटे काम करती है लोगों के हित में, युवाओं के लिए, महिला वर्ग के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए काम करके लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई सिंपैथी रहेगी। जी, कृष्णा जी का ऑडियो, हेलो, शायद उनकी एक बार हम उनका ऑडियो चेक करेंगे। राजीव जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी उंगलियां इस समय ऊपर है, तो मैं एक सवाल किशोर जी के पास लेके जाता हूं। राजीव जी फिर आप अपना सवाल बोइटे साहब से पूछ लीजिएगा। किशोर साहब, ये बात भी है जो अभी कह रहे थे कृष्णा हेगड़े, देखिए इसमें भले ही आपके पॉलिटिकल राइवल हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो मैंडेट आया था वो आपको और भारतीय जनता पार्टी को मिलकर आया था। उसमें एक राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी लाइन थी, लेकिन वहां से हटके जिस तरीके से फिर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ सरकार बनी, तो क्या आपका भी जो क्लेम है, आपका भी जो दावा है, या उद्धव जी का जो दावा है, अब वो पहले जैसा रह गया जनता के बीच? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, और मैं भी बोलता हूं कि हमने बीजेपी से नाता क्यों तोड़ा, ये बात हम जनता को समझा देंगे। और जब हमने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस के साथ नाता जोड़ा, तो उद्धव जी ने ये क्लियर किया था कि मेरे से गलती हुई, मैंने जनता में जाना था। और ऐसा ही है कि जो पाला बदल के जाते हैं, उन्होंने फिर से जनता में जाना चाहिए। तो उद्धव जी ने तो कबूल भी किया कि उस समय की डिमांड थी, चुनाव नहीं था इसलिए वो गए। लेकिन ऐसा था कि अब उद्धव जी ने गलत किया, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से तुम्हारे डिफरेंसेस आते हैं तो क्या तुम हिंदुत्व छोड़ देते हो? अब मैं एक राम भक्त आदमी हूँ, मैं अयोध्या जाने वाला हूँ, और कुछ हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए पार्टी के लोग हैं, वो नहीं जाना चाहते। तो ये तो श्रद्धा का विषय है ना। तिवारी जी आपने कंसीड कर दिया कि शिवसेना यूबीटी जो है ना, वो आप क्षमा मांगती है महाराष्ट्र की जनता से, क्योंकि 2 चुनाव हुए थे, दोनों आप मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। आप आज मान रहे हैं, तो देखिए अगर ऐसी बात है तो आप अपने जो गलत डिसीजन आपने लिया, आज तो आप कम से कम जितनी भी छोटी बड़ी आपकी पार्टी बची है, तो कम से कम कांग्रेस से तो अलग हुई है। उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा कि आपने खुद माना कि गलती हो गई, क्योंकि आप चुनाव जीत के आए थे, हिंदुत्व पर चुनाव जीत करके आए थे, मोदी जी के डेवलपमेंट पर, 2 चीजों के कारण से आप चुनाव जीत के आए। उसके बाद सत्ता के लिए आपने छोड़ दिया, ये तो क्लियर है, क्योंकि आपकी पार्टी ज्यादा सीट भी नहीं जीती थी। एक मिनट, ये कैसा था राजीव जी, थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है अगर स्टूडियो में बैठे। मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, राजधर्म होता है, पॉलिटिकल पार्टी का एक खुद का एजेंडा होता है, एक विकास का भी एजेंडा होता है। हम लोग मोदी जी से नाराज क्यों हुए? रीजनल पार्टियों के एस्पिरेशन और रिस्पेक्ट का भी सवाल था, और अभी हम कांग्रेस से भी है तो चुस्त दुरुस्त बात कर रहे हैं। कृष्णा जी ने बोला कि हम सीटों की लड़ाई वगैरह कर रहे हैं। कृष्णा जी और राजू जी, मैं आपको बता देता हूं कि हम एनसीपी के साथ साथ प्रकाश आंबेडकर से भी हमारी बात फाइनल हो चुकी है, और हम शिवसेना और कांग्रेस अपने कोटे में से सीटें देने को तैयार है। और मैं आज विपिन जी आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि 48 में से एक भी सीट अगर बीजेपी की आ जाए तो यहाँ का पॉलिटिकल इक्वेशन ही है ना, ओबीसी, मुस्लिम, दलित और ये जो बामन बनिया छोड़कर जितने हिंदू है वो सब इनके पास नहीं रहे। कुछ भी बोल रहे हैं तिवारी जी, यही बात आप लोग मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दिस इज, मैं आपने कहा बामन बनिया,
क्या वो देश अरे के नागरिक नहीं है? लेकिन यहाँ पर बात तिवारी की। जी ने एक बड़ा दावा किया। तुलसीदास जी से मैं कमेंट लेना चाहूंगा। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि 48 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं जा सकती, ऐसा दावा कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए तिवारी जी है वो दावा कर सकते हैं, लेकिन जमी की हकीकत की जो बात हम कर रहे थे शिवसेना और शिंदे और ठाकरे के बारे में, वही यहाँ पे लागू होती। इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए कि जो लोगों को, आम लोगों को जिनको राजनीति की ज्यादा समझ नहीं होती, उनको भी हजम ना हो जाए। इतना जरूर है कि तीन का फिगर 2 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे भी अभी अजित पवार गुट के बाद 3 के सामने 3 की लड़ाई है, ये तिवारी जी को भूलना नहीं चाहिए। हालांकि एक बात जरूर है कि अगर अकेले लड़े थे चुनाव 2014 के, कई बार मैं उसका जिक्र खास तौर पे करता हूं, उस समय जो वोट शेयर थे और अभी जो सर्वे बताते हैं अलग अलग मीडिया संस्थानों द्वारा किए गए, उसके अगर फिगर की बात करें तो एकनाथ शिंदे अलग होने के बाद ठाकरे की शिवसेना से कुछ 5-6%, 7% तक वोट कम हुए लगते हैं। साथ ही में अजित पवार गुट के साथ कितने जाएंगे वहां पे अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इस स्थिति में भाजपा को भी 100% ये विश्वास है क्या, ये सवाल राजू जी बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर ये विश्वास होता कि 3 हो गए, अब जीत ही जीत है, तो मुंबई मनपा का चुनाव न्यायालय की तरफ इशारा करके 2 सालों से टाला नहीं जाता। जिस लोकतंत्र की बात की जा रही है, उस लोकतांत्रिक अधिकार से मुझ जैसे मुंबई करों को, सिर्फ मुंबई करों को नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सभी महानगरों के मतदाताओं को वंचित नहीं रखा जाता। क्योंकि अगर इतना विश्वास था कि जीतने ही वाले हैं, तो ये नौबत नहीं आती, ऐसा लगता। भोटे जी, ये जहां तक इलेक्शन की बात है, वो मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, वो उसका कारण है, इसलिए उस पर मत जाइए। विराग जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं भोटे जी, आपने एक सवाल किया, मुझे आपसे एक सवाल है, क्योंकि मैं आप हमारे मित्र भी हैं और मैं आपको फॉलो भी करता हूं। देखिए, आप जान लीजिए पूरे देश में जो आज जो राजनीतिक परिस्थिति है, 2 कारण से जो मेरे हिसाब से, एक है डिलीवरी और दूसरा आइडियोलॉजिकल रीजंस। क्या आप मानते हैं कि शिवसेना जो यूबीटी है वो मुंबई में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बची हो, महाराष्ट्र में, आप अभी कोल्हापुर की बात कर रहे हैं, कब कोल्हापुर में जीती है शिवसेना? क्या शिवसेना पार्टी थी मराठवाड़ा, ठाणे, कोंकण, मुंबई। मराठवाड़ा, ठाणे और कोंकण तो जा चुका है, मुंबई में भी 50% से ज्यादा लोग, मैंने आपको बताया, क्योंकि एक कॉर्पोरेटर जो होता है वो जमीन पर नजर रखता है। आपकी बात सराखों पर मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो डिलीवरी है सरकार की, इवन जब से जो ये सरकार बनी है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, आप देखिए मुंबई के आसपास का ट्रांसफॉर्मेशन, आप राजनीति कर सकते हैं। आज जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिस प्रकार का, इसी ट्रांस हार्बर लिंक 40 साल से बात चल रही थी, इसी कोस्टल रोड, क्या जिस समय उद्धव जी की सरकार थी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार हुई, क्या आपको स्पीड में अंतर नहीं नजर आ रहा है? तो क्या ये मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को काम में अंतर नहीं दिख रहा है? मेरा ये अपना मानना है कि जर्नलिस्ट और बस लास्ट लाइन, जर्नलिस्ट और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी अपने ओपिनियन से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और ये मुझे मध्य प्रदेश में बहुत दिखा। जिनसे मिलवा रहे बीजेपी तो हार गई भैया, तो कहां हार गई, जमानत जब ठीक है, हम इस एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। विराग, चलिए विराग जी आप पहले कह लीजिए, क्योंकि मेरे पास फिर सीट शेयरिंग को लेकर महेश जी के पास एक सवाल में आ रहा हूं। महेश जी आपके पास, विराग के पास जाके। जी विराग। देखिए, सारे पैनलिस्ट ने जो बात बोली है उनमें से 4 पॉइंट्स का मैं थोड़ा छोटा जवाब देता हूं। पुराने बयानों की बात चल रही है, तो अगर पुराने बयानों के राजनीतिक पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब शिंदे गुट ने जब बगावत की थी और उन्होंने कभी दावा नहीं किया था कि असली शिवसेना है, उन्होंने बोला था कि हम एक अलग गुट है, गुट के तौर पे मान्यता दे दी जाए, और वो उनका एडमिटेड फैक्ट है। तो जो व्यक्ति गुट की बात कर रहा है उसको पार्टी कैसे दिया जाना चाहिए, मुझे लग रहा है ये कानून और तथ्य सम्मत नहीं है, एक बात है। दूसरी बात, एक हमारे पैनलिस्ट ने राजधर्म की बात बोली है, और जो पूरी बहस से बात समझ में आ रही है कि बहुत सारे नेता चारों पार्टियों में घूम चुके हैं, और उससे साफ है कि राजधर्म मतलब सत्ता हासिल करना ही है, उसमें सेवा हो जाए वो एक बाई प्रोडक्ट है। तीसरी बात कि अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि पुरानी सरकार और नई सरकार की स्पीड और डिलीवरी में फर्क है। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत क्या है कि जिस तरीके से पार्टी व्यक्तिपरक नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से सरकार व्यक्तिपरक नहीं होनी चाहिए। इस शिंदे सरकार में जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री जो लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोग उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे, तो कैबिनेट प्रणाली के तहत
क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जब अगर वो सरकार विफल थी तो क्या वो मंत्री विफल नहीं थे? इसलिए सिर्फ मुख्यमंत्री को दोष देना या मुख्यमंत्री की फोटो छपना, ये दोनों बात गलत है। और चौथी बात, एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव संभावित मतलब शेड्यूल्ड हैं, और हो सकता है कि एक देश एक चुनाव की जो बात हो रही है तो लोकसभा के साथ ही चुनाव हो जाएं, और ये पूरा जो मसला है, जो पूरा 2 लाख 3 लाख पेजों का आधार पर जो एजुकेशन ऑर्डर 1200 पेज का बनाया गया है, ये पूरा एकेडमिक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, आखिरी में एक सवाल मैं बचा के रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो क्या इसके पहलू होंगे, लेकिन अभी उसके लिए वक्त है। लेकिन उससे पहले चौहान साहब, बीच में भी बात आई सीट शेयरिंग की और महाराष्ट्र में चुनाव और लोकसभा की सीटों की, तो मैं तो ये एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अब जो नई स्थिति बनी है और जो उद्धव आपकी महाविकास आघाड़ी, अब उसमें जो उद्धव गुट की स्थिति होगी, तो आप क्या इनको उतनी सीटें देंगे जितनी मांग रहे हैं? देखिए विपिन जी, ये इंडिया गठबंधन हम और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में है, हम लोकतंत्र को मानते हैं। सभी को अधिकार है उनकी जो राय है वो रखने की, उनकी जो मांगे है वो मांगे सामने रखने की, और उस पर चर्चा लोकतंत्र की तरीके से होगी। और उसमें विनेबिलिटी, इलेक्टिव मेरिट बेसिकली क्या, इसको देखते हुए, और बेसिकली क्या है कि महाविकास आघाड़ी कैसे सत्ता में आए महाराष्ट्र में, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे ऐसे करके चर्चा करके ये हम प्रॉब्लम, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये आप जो भी चर्चा करें, लेकिन लक्ष्य तो यही होगा ना कि चुनाव जीतें। अब उसमें तो आप नहीं कुछ वही लक्ष्य तो वही है कि चुनाव जीते, और चुनाव जीते के लिए, इसके लिए मैं बोला कि इलेक्टिव मेरिट और विनेबिलिटी, ये सब चीजें हैं, ये देख के और सभी पार्टियों की जो राय, उनकी मांगे हैं, उनके ऊपर चर्चा कर कर ही ये निर्णय लिया जाएगा। और ये जो पार्टी के प्रमुख है, जैसे कि हमारे शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, वहां सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, ये सब लोग बैठ के, जितने भी गठबंधन के लोग हैं, वो उनके लीडर्स, वो सब बैठ के इस पर निर्णय लेंगे। ठीक है, चलिए मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जो एक बड़ा सवाल रहेगा वही कि अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, जो कुछ घटा वो ठीक है, लेकिन इसके क्या, जो आज की जो घटना है, इसके लोकसभा के चुनाव पर किस तरह के इम्पैक्ट, क्योंकि आई थिंक जो इक्वेशन महाराष्ट्र की है वो पूरे देश में सबसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो भारतीय जनता पार्टी का उस पर क्या रुख रहेगा, अन्य पार्टियों का, महाविकास आघाड़ी सहित जो उनके घटक दल है उनका क्या रुख रहेगा, और ये जो मौजूदा घटना है इसका उस पूरे घटनाक्रम पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये एक अहम चीज होगी जिसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होगा। सभा में जिस फैसले का कई दिनों से इंतजार था वो आ गया, और जो 16 विधायक मुख्यमंत्री समेत शिंदे गुट के थे उनको शिवसेना का दर्जा प्राप्त है। विप भी उनका, और जो स्पीकर थे उन्होंने, जिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर छोड़ा था ये काम, और उन्होंने आज ये 1200 पन्ने का पूरा अपना एक विवरण पेश किया जिसमें शिंदे गुट को ही असली शिवसेना के तौर पे मान्यता मिलती हुई दिखाई दी। अब इसके आगे पॉलिटिकल फॉलआउट और खास तौर पे आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिहाज से इसके क्या मायने हैं, उसकी तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, वो सवाल अहम रहेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल विराग आपसे, कि लगभग ऐसी ही स्थिति जो यहां बनी वो एनसीपी के अंदर भी है, जहां पर अजीत पवार गुट अलग हुआ पवार गुट से, शरद पवार गुट से, तो क्या वहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? किन चीजों पर निर्भर करेगी सारी इक्वेशन? देखिए, उसमें अजीत पवार गुट में और शिवसेना गुट में थोड़ा सा बहुत फर्क है। अजीत पवार ने इस पूरे मामले से सबक लेते हुए शुरू से ही पूरी पार्टी में अपना कब्जा बरकरार रखा है, क्लेम बरकरार रखा है, और उसकी वजह से अब सामने वाले जो गुट को है उसको अपने आप को प्रूव करना है, और वहां पर भी संविधान और सारी चीजों की स्थिति बिल्कुल सेम है। और ये अब उनके एक उस पर निर्भर करेगा कि वो सामने उनको डिस्क्वालीफाई करने की मांग करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन इस पूरी जो महाराष्ट्र प्रकरण से एक बात यह साबित हो गई है कि जो कानून है, जो 10वीं अनुसूची है, जो दल बदल विरोधी कानून है, वो अपना पूरा जो पर्पस है वो पूरा पर्पस खत्म हो चुका है। और इस बहस को नए तरीके से आगे बढ़ाने के लिए देश में हर चीज के लिए एक रेगुलेटर है, छोटे छोटे एनजीओ के लिए रेगुलेटर है। तो अब राजनीतिक दलों के रेगुलेटर के तौर पर चुनाव आयोग को फंडिंग के अलावा बाकी सारी चीजों पर भी सही काम करना पड़ेगा। एक ऐसी पार्टी जिसका मुख्यमंत्री हो और उसका संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं हो, और वो इस बीच में 2019 का चुनाव लड़ ले,
ये एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के फेल्योर को दर्शाता है। उन गंभीर मुद्दों पर बहस जरूरी है और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, नोटिस निश्चित तौर पर होगी, लेकिन इसकी प्रभावी सुनवाई चुनावों के पहले नहीं हो पाएगी और ये पूरी बहस एकेडमिक ही रहेगी। चलिए, तो आपने जो सवाल मैंने रखा तो उसका जवाब मोटा मोटा तो यहाँ दे दिया कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस तरीके से सुनवाई होती नजर नहीं आएगी और एकेडमिक ज्यादा साउंड करेगी। चलिए, इसको आगे के लिए रखते हैं, लेकिन मुख्य सवाल ये कि अब यहाँ से किस तरीके से, तो एक एक करके मैं जाता हूं अपने पार्टी प्रवक्ताओं के पास। तो बताइए तिवारी जी कि क्या अब लोकसभा के लिए तैयारी है? आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन जनता के बीच अब क्या लेके जाने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? विपिन जी, मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल नार्वेकर जी को बहुत बार हमने कहा कि ये निर्णय नहीं ले रहे, तो आखिरी में इनको डेडलाइन दी गई। डेडलाइन का भी एक्सटेंशन इन्होंने ले लिया और आज की तारीख की डेडलाइन थी 10 जनवरी। तो हमारा देखो, ये निर्णय हमारे तरफ से भी लगाते तो एकेडमिकली हमको कोई फायदा होने वाला नहीं था। लेकिन एक बात तय थी कि ये निर्णय क्यों डिले हो रहा था। ये निर्णय इसलिए डिले हो रहा था कि जनता में मैसेज जाएगा कि उद्धव ठाकरे को अकेला गिरा दिया। हाँ, बाला साहेब के बेटे की पार्टी पूरी बीजेपी ने खत्म करने का जो षड्यंत्र लगाया था उसमें उनको यश आ रहा है। और ये तो ऐसा हो गया कि मातोश्री पे ही यानी पूरे पेपर तैयार बात आप कैसे समझाएंगे लोगों को? नाम से? हाँ, नहीं, हम तो ये बात पूरी लेके जाएंगे। और अब आपने बोला ना ये एकेडमी के लिए तो ठीक है, लेकिन है ना विराट जी, ये सब पार्टियों का ऐसा ही चलता है। हाँ, हमारी 12 की, 13 की, 18 की अमेंडमेंट को कोई माना ही नहीं। हाँ, लेकिन शिवसेना तो शिवसेना ही है भैया। मैं राजू पांडे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर है ना जैसे बाला साहेब का चलता था ऐसा उद्धव ठाकरे का चलता है। हमको ज्यादा ये एकेडमिकली डेमोक्रेटिक वगैरह फंक्शनिंग हमारे यहाँ होता नहीं है। तो हम तो जैसे है वैसे है। अब वो 18 का संविधान ही उनके पास नहीं है ऐसा वो बोल रहे, ये बहुत टेक्निकल बात है। लेकिन मुझे बताइए, ये सब बातें अब सीखना पड़ेगा कि संविधान भी अप टू डेट करा लो। और ऐसे पार्टियां क्या पार्टियां, ये बीजेपी ने हमको ट्रेन किया अभी कि हम सारी पार्टी चुरा सकते हैं। आप और ये नहीं तिवारी जी, ठीक है, वो सब ठीक है, पर मैं बस यही कह रहा हूं कि आप कैसे जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आपने एक सीधी बात भी यहाँ कही, आपको चैलेंज ही कर दिया एक तरीके से कि भाई हमारा ऐसे ही चलेगा और इसी तरह से हम काम करेंगे। आप क्या संदेश लेके जाएंगे? देखिए, ऐसा तो ये चला रहे थे, इन्होंने 2014 में अकेले चुनाव लड़के भी देख लिया था। जब चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी 122 सीट के साथ महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला। लोग इनको समझ में आ गया तो लोकसभा में फिर हमारे साथ आ गए। 2019 के लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा में भी साथ रहे। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, भले ही जो बातें जितनी कहे, लेकिन जनता को जितना हमको लगता है ना, जनता मेरे हिसाब से इस चैनल अभी जितने लोग भी हम बैठे हैं उसमें सबसे ज्यादा जनता समझदार है। वो देखती है कि कौन क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं पार्टी चुरा लिए। अरे जिनके साथ आप रह रहे थे ना, आपने ही नेता बनाया था ना एकनाथ शिंदे जी को, आपके ही सारे विधायक थे ना, भी आप एबी फॉर्म की बात कर रहे थे। ऐसा आपने क्या किया? देखिए, अपने बारे में थोड़ा सोचिए, अपनी उंगली अपनी तरफ रख के। आप बात करते हैं आइडियोलॉजी की और आप चले गए इटालियन कांग्रेस के पास। आप बिल्कुल सही कह रहे थे तो इस्तीफा देकर लड़ लेते चुनाव। आप किसकी गोद में जाकर के बैठे? इटालियन कांग्रेस के। और फिर आप कह रहे हैं मैं हिंदुत्ववादी हूं। मैं तो बाला साहेब ठाकरे की बात करिए, परम पूज्य थे, वो हिंदू हृदय सम्राट थे। आपने बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को डिजर्ट किया है और इसीलिए आज आपका यह हाल है। जैसे एक लाइन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम विमुखा सहाल तुम्हारा, रहा न कुल को उरो बनहारा। जैसे आज कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने वही काम किया। बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को तो ठीक से पढ़ते, विपिन जी, ठीक से तो पढ़ते। मैं क्या कह रहा हूं, राजू जी, कांग्रेस पार्टी ने कहा मैं बता रहा हूं, मत जाओ। नहीं, आपने क्या किया? बाला साहेब ठाकरे ने जो पूरा दिया है, आप किसके, उन्होंने अपने जीवन में, राजू जी में ऐड कर, उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने शरद पवार जी के साथ हाथ मिलाया क्या? उन्होंने अपने जीवन में बात तो सुनो, क्या सुनाओगे आप? आपको, अरे मैं मेरी पूरी बात करने दो। अच्छा ठीक है, एक सुन लेते हैं। बोलिए क्या कह रहे हैं? हाँ, विपिन जी, आपने बोलने का मुझे मौका दिया इसलिए तुम्हारा आभारी हूं। लेकिन 22 तारीख की बीजेपी के कार्यक्रम में
मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टियों ने जाके उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। नहीं, अब हम ये लोग- अलग विषय अंतर नहीं अभी यही कि मैंने तो सवाल महाराष्ट्र पे पूछा था सर, अब वो 22 वाली बात हम अलग से शो कर लेंगे, लेकिन अभी आप क्या संदेश लेके जाएंगे? ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आपने बाला साहब की जो लीगेसी थी उसको खत्म कर दिया। बस अरे भाई, अभी क्या है, किसानों की आत्महत्या हो रही, बेरोजगारी है, आरोग्य शिक्षा के बहुत प्रश्न है। हम जनता में जाएंगे और ये जो छाती ठोक ठोक के बोलते हैं ना कि अब विश्व गुरु होके 80 करोड़ लोगों को हम 2 जून का खाना दे रहे, ठीक है, इनका ये सवाल बेहतर है। जवाब है कि आप ये मुद्दे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, चौहान साहब आपका क्या रुख रहेगा, क्योंकि आप सब साथ में हैं। नहीं, देखिए सवाल ही नहीं उठता, मुद्दे जो है वही लेके जाएंगे ना। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के अत्याचार है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, किसानों की बहुत सारी समस्या है। किसान ने 1 साल कैसे स्ट्राइक किया, आंदोलन किया था, वो आपने सभी ने देखा होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ये जो पार्टी का जो है तो तोड़फोड़ की जो बातें हैं, वो हमें उनको बताने की जरूरत यहाँ नहीं। पे मेरा सर सवाल ना थोड़ा प्रैक्टिकल है। देखिए, भारत के इतिहास में कोई ना चुनाव ऐसा गया होगा, ना साल ऐसा गया होगा जब ये जो चीजें आपने गिनाई ये मुद्दे नहीं होंगे, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि इतनी से बात नहीं बनेगी। तो आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जहां आप सामने आपके एक ऐसी पार्टी खड़ी है जिसका संगठन बहुत स्ट्रांग है, जिसका नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है, जिसके पास एक प्रबल चेहरा है, वहां आप क्या करने वाले हैं? जिसके साथ पैसा बहुत है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक ही चेहरा है, हमारे पास बहुत सारे चेहरे। हमें ये भी सवाल नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे सर। एक मिनट, अभी आपका सवाल मैं बहुत अच्छी तरह से समझा। मैं वही बोल रहा हूँ कि बीजेपी के पास जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। उन्होंने देश को बहुत सारे चेहरे उनके खिलाफ लड़ने के लिए दिए हैं। ये उन्हीं के दिए हुए चेहरे हैं। सबसे बड़ा चेहरा है महंगाई, दूसरा चेहरा है चलिए, मेरे पास अब समय एकदम कम रह गया, तो मैं जा रहा हूँ भोइटे साहब के पास, क्योंकि यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हैं। भोइटे साहब, मुझे बताइए, और मैंने बहुत साफ सवाल पूछा है, सब बातें होती रहेंगी, सब मुद्दे गिनाते रहेंगे, लेकिन असल मुकाबला वो शायद दिख भी रहा होगा, यहाँ शायद बात नहीं की जा सकती, तो क्या कोई मुकाबला बन भी रहा है? मुकाबला तो जरूर है, क्योंकि देखिए 3 पार्टियां साथ में आके लड़ रही है। लेकिन एक छोटी सी मैं यहाँ बात बताना चाहूंगा। भले ही तिवारी जी कह रहे वैसे भावनाओं को लेकर, अगर भावनाओं में साथ भी आ जाते वोटर शिवसेना ठाकरे के साथ, फिर भी क्या पार्टी उस तरह की मशीनरी जमीनी लेवल पे साथ में लेके बैठी हुई है? क्योंकि शिवसेना संगठन की बात हर बार करती है, उद्धव ठाकरे उस पे काफी माहिर माने जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल उसका काफी अच्छा माना जाता है उनका, उद्धव ठाकरे जी का। लेकिन साथ ही में राजनीति को देखिए, हम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर ले, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये होती है, फंडिंग की जरूरत होती है। अभी शायद तिवारी जी ने फप्ती कसी बीजेपी को लेकर, पैसे को लेकर, आम कार्यकर्ताओं को उस तरह का सपोर्ट भी निहायत जरूरी होता है। साथ ही में ग्राउंड लेवल पे वोटर को, भले वो आपको वोट देना चाहता है, वोटिंग बूथ तक लेके जाने वाला नेटवर्क भी जरूरी होता है। पिछले गुजरात के, इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस की काफी लहर बताई जा रही थी, लेकिन वोटरों को लेके जाने वाला नेटवर्क नहीं था। जो हुआ सबने देखा, कांग्रेस सत्ता के पास पहुंचा, पिछड़ आज की गई। घटना के बाद तो एज क्या- किसके पास है भोइटे साहब? आज की घटना के बाद एज किसके पास है? देखिए, धनुष्यबाण तीर कमान जो निशानी है, शिवसेना की निशानी करके आम वोटर, जो शिवसेना के कमिटेड वोटर है, उनके दिल में बसी हुई है। उसको किस तरह से शिवसेना, देखिए एक मुंबई के चुनाव में बीजेपी ने, तो आप कह रहे हैं, नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, आप कह रहे हैं कि वहां पर एज जो है वो शिंदे गुट के पास हो जाएगी। 10 सेकंड सर। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने अभी कहा कि हम वो मुद्दे लेके जाएंगे, ये मुद्दे लेके चले। 1999 से किशोर तिवारी जी किसानों के लिए काम करते हैं, सत्य बोलिएगा। 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेसियों की सरकार थी, और कितने लोग आत्महत्या किए। तिवारी जी, आप प्रदर्शन करते थे, आप मेरे साथ थे एक प्रोग्राम में। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने क्या स्थिति की, आप वही मुद्दा लेके चलिए, हम उसी मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। मोदी जी के नेतृत्व में काम जो हुआ है उस पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है भोइटे साहब, 10 सेकंड। मेरा जो सवाल था, एज किसके पास है आज के बाद? विराग सर, सॉरी, मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया जी। देखिए, आज की एक बात लाइन। करें तो महायुति जो कि बीजेपी का गठबंधन है, उनके पास है। अगर शिंदे गुट ठीक के है, अकेले पास, ठीक है, क्लियर। नहीं, विराग साहब, 10 सेकंड से भी कम। कई सांसद
कमल पे लड़ना नहीं चाहते। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता ने ऑन कैमरा जो बात बोली है कि हमारी पार्टी ऐसे ही ऐसे चलेगी, मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। पार्टियों को पारदर्शी, चलिए ठीक है। एनीवे, अब समय समाप्त हो गया है मेरा, तो मैं कोई इसमें अंतिम टिप्पणी भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ये आज एक बड़ा फैसला आया है। आगे इसके पॉलिटिकल फॉलआउट हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने की बात हुई है, वहां पर भी देखेंगे आगे कैसा जाता है, लेकिन हाँ, इसके बड़े परिणाम लोकसभा चुनाव में नजर जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।